जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल IT टेक्निकल पोस्ट पर आपका स्वागत हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चल रही है, हम रेलवे के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख रहे हैं। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन की थी, उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जन जाता है। प्रवाहकत्व, इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन, गतिविधि श्रृंखला या प्रतिक्रियात्मक। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? गतिविधि श्रृंखला से। जो प्रतिक्रिया जो होती है, रिएक्शन अलग अलग धातुओं को होती है, तो ये रिएक्शन चेन रिएक्शन कहलाती है, गतिविधि श्रृंखला इसको हम बोलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि गोल से ए धातु धातु बी को प्रतिस्थापित करती है, तो धातु ए क्या होगी बताइए? बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होगी, बी की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होगी, बी की तुलना में भारी, या बी की तरह है से एक सामान्य प्रतिक्रिया है। तो आपके पास में मान लीजिए जैसे दो विलियन है, एक पात्र में ए, दूसरे पात्र में बी विलियन रखा है। अब इसमें दो धातुएं इसमें रखी है गोल्ड में। अब इसमें आप मान लीजिए कि आपको एक ही पात्र मान लीजिए दे रखा है, और एक ही पात्र में आपके दो विलियन, दो अलग अलग धातुएं डाल रखी ए और बी है। तो इसमें बोल रहा है कि यदि गोल से धातु ए जो है धातु बी को प्रतिस्थापित कर सकती है, तो प्रतिस्थापित कौन करती है बताइए? जो कि ए जो होगी हमेशा क्या होगी? बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होगी, वही धातु बी को प्रतिक्रियाशील कर सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अधिक पावरफुल होगी, जो धातु अधिक पावरफुल होगी, वो बी को अपने विलयन में से क्या कर देगी? प्रतिस्थापित कर देगी। जैसे इसको और अधिक अब मैं समझाना चाहूँ तो ऐसे कह सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन है, या जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के विलयन में से जैसे कॉपर अलग करना है या सल्फेट अलग करना है, तो धातु ए और बी की जब तुलना करनी होती है, तो जो धातु अधिक रिएक्टिव होती है वो कम वाले को उसके विलयन में से क्या कर देती है? प्रतिस्थापित कर देती है। समझ में आ गई सबको बात या नहीं? तो उम्मीद है सबको ये चीज समझ में आएगी। अच्छा, ये चीज जो है आपके धातु शोधन के लिए काम आती है, क्योंकि जो अधिक रिएक्टिव होती है वो उसको उसके विलयन से क्या कर देती है? प्रतिस्थापित कर देती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित धातुओं में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो कैल्शियम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सा है? कैल्शियम। तो इसका आंसर क्या होगा? कैल्शियम होगा। तो कैल्शियम क्यों होगा, इसका रीजन बता देता हूँ। जो प्रतिक्रियाशील धातु है या इसकी एक संक्रियता श्रेणी है, वो उसके अगर अनुसार बात करें तो पोटेशियम सबसे पहला आता है। ये धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। पोटेशियम की सबसे अधिक प्रतिक्रियाशीलता होती है, उसके बाद सोडियम की होती है, सोडियम के बाद में कैल्शियम होती है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन 2018 एलपी में भी पूछा गया था, और अभी इस बार जो रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था उसमें भी सक्रियता श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन एक तो पूछे गए थे, तो इसको जरूर पढ़िएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, उसके अलावा मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है, और इसके अलावा जो है आपके जिंक है, लोहा है, लेड है, उसके अलावा कॉपर है, कॉपर के अलावा Hg मरकरी है, उसके अलावा Ag सिल्वर है, और ये Au ओरम है। तो ये सारी सक्रियता श्रेणी जो है इसको बोला जाता है, और ये प्रतिक्रियाशीलता भी इसको कह सकते हैं हम। तो ये इसका घटता हुआ क्रम, सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है पोटेशियम, पोटेशियम का सोडियम होता है। ये क्रम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरीके से आपको ऑप्शन देके आपको पूछ सकते हैं सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन सा है। सबसे अधिक पोटेशियम है प्रतिक्रियाशील, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा यानी फेरस, पीबी लेड, कॉपर, कॉपर के बाद में आपका क्या हो गया? Hg यानी मरकरी, Ag यानी अर्जेंटीनम, अर्जेंटीनम क्या बोलते हैं? सिल्वर, Au यानी ओरम यानी कि सोना। यानी कि सोना सबसे अधिक, सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु है, इस बात का ध्यान रखना। सोना सबसे कम क्या प्रतिक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सा होता है? तो पोटेशियम होता है। पोटेशियम, सोडियम है, तभी तो ऑक्सीजन के संपर्क होने पर ये क्या
ये आग को पकड़ लेते हैं। तो उम्मीद है सबको समझ में होगा। ये प्रतिक्रियाशील का जो मैंने आपको क्रम बताया उसको जरूर याद रखिएगा। ये क्रम सीधा आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए सबसे अधिक, क्योंकि ये इसी सीक्वेंस में मैंने आपको लिखा है और इसमें आपको एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जाम में देखने के लिए। तो पोटेशियम सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद में आ गया जिंक, जिंक के बाद लोहा, लोहे के बाद लेड, उसके बाद कॉपर, मरकरी और सिल्वर और तांबा। ये आपके सारे मैंने प्रतिक्रियाशील धातु सारे बता दिए आपको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एनोडाइजिंग प्रक्रिया जो होती है उसमें किस अमल का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो एनोडीकरण जो प्रक्रिया होती है उसमें किस अमल का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तनु नाइट्रिक एसिड, तनु सल्फ्यूरिक एसिड, तनु एसिटिक एसिड या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। देखिए, तो एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तनु सल्फ्यूरिक एसिड। मैं थोड़ा आपको एनोडाइजिंग प्रोसेस बता देता हूँ क्या होता है। तो एनोडाइजिंग प्रक्रिया जो होती है वो क्या होता है एक्चुअल में, सुनिएगा। आपकी एल्यूमिनियम जो धातु होती है उस पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, एनोडीकरण कहा जाता है, या इसको एनोडाइजिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि एल्यूमिनियम जब वायु के संपर्क में आती है तो वो धातु खराब हो जाती है और पतली परत का निर्माण होने से वो क्या होती है, उसमें संक्षारण आने लग जाता है। तो एनोडीकरण प्रक्रिया इसको जो है संक्षारण से बचाती है, जंग से बचाती है। और एनोडीकरण प्रक्रिया से क्या होता है, जो है उस पर मोटी परत चढ़ा के इसको हम संक्षारण से बचा सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम के एक साफ वस्तु को हम क्या करा के एनोड बना के तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने चीज बताई एनोडीकरण में क्या होती है। एनोडीकरण में ध्यान रखना है कि धातु को संक्षारण से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उसको साफ करके उसको लटकाया जाता है विलयन में और उस पर क्या चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है। सभी को समझ में आ गई उम्मीद है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो एसिड लिया था वो तनु सल्फ्यूरिक एसिड के घोल में एल्यूमिनियम की साफ वस्तु को लटका कर एनोड के रूप में बनाकर उसको रखा जाता है और इसका क्या क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है। तो धातु कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है, तो कौन सी धातु करेगी बताइए। तो इसमें आपको अभिक्रियाशीलता से क्वेश्चन ये फिर पूछा गया है एएलपी में सेम ये। अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा गया है। तो कौन सी धातु लोहे का विक्षेपण विस्थापन करेगी आयरन क्लोराइड से, बताइए। तो देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए आयरन क्लोराइड FeCl2 हो गया। तो इसमें आयरन क्लोराइड के विलयन से लोहे का विस्थापन कौन करेगी बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि जो अधिक सक्रिय धातु होती है वो उसके मेन विलयन से उसको क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। तो इन सब में सबसे अधिक सक्रिय जो आयरन की तुलना में वो है आपका जिंक। तो जिंक जो है उसको आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन कर देती है। ठीक है ना, तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए कितना घुमा के पूछा गया है एएलपी टेक्नीशियन एग्जाम में। तो मैंने बताया सक्रियता श्रेणी वो आपको जरूर याद रखनी है। और इसके रिलेटेड क्वेश्चन इस बार भी रेलवे के टेक्नीशियन एग्जाम में भी पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर ध्यान रखें। उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है। अधिक सक्रिय धातु जो होगी वो कम सक्रिय धातु को उसके विलयन से क्या करती है, अपघटित कर देती है। ठीक है ना, तो उम्मीद सबको समझ में होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जस्ता। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी। अब क्या पूछ लिया इसमें, ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए वो क्वेश्चन किसमें पूछा गया था, एलपी में, ये ग्रुप डी में। अब ये इसमें क्या पूछा है, कौन से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी, जस्ता तो करेगा। अब इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए, जस्ता, चांदी, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो जस्ता है, जस्ते की अगर बात करें तो ये आयरन की तुलना में अधिक सक्रिय होता है। ठीक है, सक्रिय श्रेणी में, सक्रिय श्रेणी का मतलब ये है कि अधिक एक्टिव होंगे और ये मेन धातु को उसके विलयन से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। यानी जो पावरफुल होगा वो उसको क्या कर देगा, उसके विलयन से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। सीधी सी बात इतनी है। तो जस्ता सबसे अधिक सक्रिय, सबसे अधिक तो नहीं बोल सकते लेकिन इसमें जस्ता है। तो ये तो इसको विलयन से विस्थापित कर देगी।
मैग्नीशियम भी कर देगा क्योंकि मैग्नीशियम भी सक्रिय है, एल्यूमिनियम भी सक्रिय है, लेकिन चांदी जो है, चांदी आपके क्या आता है, सेकेंड लास्ट में आता है, क्योंकि एजी सिल्वर और ओरम जो है, सिल्वर और आपका जो सोना है ये सक्रियता श्रेणी में लास्ट में आता है, इसलिए ये क्या नहीं कर सकते, लोहे को विस्थापित नहीं कर सकते उसके विलयन में से, क्योंकि ओरम और जो आपके सिल्वर है यानी कि सोना और आपके जो चांदी है ये अधिक सक्रिय नहीं है। अधिक सक्रिय धातु ही उसको उसके विलयन से क्या कर सकती है, पृथक कर सकती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया कौन नहीं करता है। तो देखिए एक और ये सक्रियता श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो कौन सा HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है जल मिश्रित के साथ। तो ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम जो है ये प्रतिक्रिया करता है क्योंकि अधिक सक्रिय है। जिंक भी करता है क्योंकि अधिक सक्रिय है। HCl के साथ, HCl का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन पकड़ना है आपको, ठीक है। HCl में हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इनकी तुलना में कम सक्रिय है। कौन सा नहीं करता ये पूछा गया आपको। तो जिंक तो प्रतिक्रिया कर सकता है, मैग्नीशियम भी कर सकता है। प्रतिक्रिया कौन करेगा, जो अधिक सक्रिय होगा। एल्यूमिनियम भी करता है लेकिन कॉपर नहीं कर सकता क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन की तुलना में नीचे की तरफ आता है। हाइड्रोजन के जस्ट बाद में क्या आता है, कॉपर का नंबर आता है। और हाइड्रोजन से ऊपर आपके अगर बात करें तो लेड है, लेड से पहले लोहा है, और लोहे से पहले जिंक है, और जिंक से पहले आपके एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से पहले आपके मैग्नीशियम है। तो इस तरीके से सक्रियता श्रेणी चलती रहेगी। तो हाइड्रोजन तो आपका बीच में हो गया, कॉपर इसके नीचे है, और उससे ऊपर आपके लेड हो गया, जिंक हो गया और एल्यूमिनियम हो गई। तो उम्मीद सबको समझ में आएगा। तो देखिए किस किस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के क्वेश्चन, इसमें से कितने टाइप के क्वेश्चन एक सक्रियता श्रेणी की टेबल में से बन जाता है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जा सकता है। तो कौन सा धातु केवल विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जा सकता है, बताइए। एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस या कॉपर। तो जो आपके अधिक सक्रिय धातु है, अधिक सक्रिय जो धातु है उनका निष्कर्षण सिर्फ विद्युत अपघटन द्वारा किया जा सकता है। जैसे आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम। तो इनका अपघटन सिर्फ इसके द्वारा कैसे, विद्युत अपघटन द्वारा। बाकी जिंक, कॉपर ये इसका विद्युत अपघटन द्वारा सिर्फ नहीं कर सकते क्योंकि ये कम सक्रिय धातु है। अधिक सक्रिय धातु विद्युत अपघटन द्वारा क्या कर सकते हैं, पृथक की जा सकती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख, आगे अब एक इजी क्वेश्चन देख लेते हैं। इतने हार्ड क्वेश्चन देखते हो गए, अब एक इजी क्वेश्चन पूछा गया, बताइए इसका क्वेश्चन तो आंसर तो कोई भी कर सकता है, बताइएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो जंग लगने से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने लोहे पर किसका लेपन किया जाता है, किस धातु को किया जाता है, तो किसका करते हैं बताइएगा। तो जस्ते का हम क्या करते हैं, लेपन करते हैं। जस्ते का लेपन किया था जंग से बचाने के लिए। अगर नए क्वेश्चन देखते हैं, अब आपके जो क्वेश्चन अमल क्षार से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। देखिए सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, क्योंकि पीएच स्केल जो होता है, ये अम्लता या क्षारता को बचाने के लिए पीएच एक स्केल होता है मानक। इसी के आधार पर हम अम्लीयता या क्षारता का पता लगाते हैं। तो अम्लों के पास में H+ आयन होता है, ये सभी को पता होगा। और जो आपके क्षार धातु है, क्षार जो भी है उनके पास OH- है। यहाँ पर पीएच स्केल क्या बताता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और ये आपका एक जर्मन शब्द है, ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी एसिड में पाया जाने वाला तत्व बता चुका हूँ, आवश्यक रूप से हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, परबल अम्ल के विलयन में क्या होता है, बताइएगा। परबल अम्ल के विलयन में क्या होता है, अणु और आयन दोनों, ज्यादातर आयन, ज्यादातर अणु या ज्यादातर पानी। तो ज्यादातर आयन होता है क्योंकि परबल अम्ल में क्या पाया जाता है, H+। और ध्यान रखिएगा, जब पानी जब भी अम्ल के अंदर मिला जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, तनुकरण। क्योंकि अम्ल में जब पानी मिलाते हैं तो उसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तनुकरण बोला जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिए कौन सा कथन गलत है या सही है, ये पूछा गया है। तो H2SO को फ्लोर का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोजन आयन को उपस्थिति के कारण है। तो आपको सही या गलत स्टेटमेंट बताना है कि क्या है। दोनों कथन गलत है, ए कथन सही है, बी सही है या दोनों सही है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है देखिएगा। तो H2SO4 का यूज ध्यान रखिएगा। शीशा संचायक सेल जो होते हैं या बैटरी जो होती है उसमें हम H2SO4 का यूज करते हैं। बैटरियों में पेट्रोलियम के शोधन वगैरह में सल्फर और अन्य यौगिक को हटाने के लिए भी हम H2SO4 का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है ना। अब ये बी जो है वो भी देख रहे थे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaOH है, तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है, ना कि हाइड्रोजन आयन। ध्यान रखिएगा। तो इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं नहीं है, हाइड्रोक्साइड आयन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है, देखिए। तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या करता है बताइए। लिटमस को प्रभावित नहीं करता है, नीले को लाल कर देता है, दोनों लाल और नीले को प्रभावित करता है, लाल को नीला कर देता है। तो कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है, ये ध्यान रखिएगा। कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वो नीले को लाल कर देता है। और ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा। एनसीईआरटी क्लास 11th में ये दे रखा है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। उसमें लिखा हुआ है कि कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वो नीले को लाल कर देता है। ठीक है ना। तो नीले को लाल कौन करता है? कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन है वो नीले को लाल कर देता है। क्योंकि अम्लीय विलयन जो होता है, इनको जल में घोलने पर क्या हो जाता है, ये अम्लता को दर्शाने लग जाता है। तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है वो नीले को लाल करता है, यानी कि इसकी प्रकृति क्या हो जाती है, अम्लीय। और अम्लीय प्रकृति जिनकी होती है वही जल में घोले जाने पर क्या दर्शाते हैं, आपके जल में घोले जाने पर प्रकृति दर्शाते हैं। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रबल अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? और बोल दो। प्रबल अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो प्रबल अम्ल के बारे में आपको स्टेटमेंट देना है। प्रबल अम्ल के बारे में बताता हूँ। प्रबल अम्ल जो होते हैं उनके पास हाइड्रोजन आयन होते हैं अधिक संख्या में। ध्यान रखिएगा। प्रबल अम्ल, अब क्या स्टेटमेंट गलत है वो बताना है। प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। ऑप्शन है ये देख, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक नाइट्रिक अम्ल प्रबल एसिड है। अम्ल व रासायनिक पदार्थ जिनमें स्वाद नमकीन होता है। सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है बताइए। तो अम्ल का स्वाद तो नमकीन तो होने से रहा, नमकीन नहीं होता, खट्टा होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका एकदम गलत हो गया। तो उम्मीद है सबको समझ में आएगा। प्रबल अम्ल जो है धातु कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट के साथ तो तेजी से अभिक्रिया करता ही है, ये ध्यान रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HF जो है, HF भी होता है का ध्यान रखिएगा। एक HF होता है, एक HBr होता है। ये आपके प्रबल अम्ल है, ध्यान रखिएगा। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HBr, HF और HBr। तो ये आपके प्रबल अम्ल है। और जिसमें भी आपके H अगर आ जाता है तो वो प्रबल अम्ल की कैटेगरी में आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो प्रबल अम्ल की कैटेगरी में क्या आता है, ये आता है। अच्छा एक चीज और पूछता हूँ, बताइएगा। आपके CO2 गैस है वो कैसी प्रकृति में, बताइए। तो CO2 गैस ध्यान रखिएगा अम्लीय प्रकृति की होती है, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक और बात करते हैं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये भी अम्लीय प्रकृति की होती है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों गैस ही, सल्फर डाइऑक्साइड और CO2 दोनों ही अम्लीय प्रकृति की होती है। आपने अम्लीय वर्षा के बारे में सुना होगा। तो अम्लीय वर्षा किस कारण होती है? अम्लीय वर्षा का मेन घटक क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है। और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी अन्य गैसें भी होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा कारण क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड ही होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, वे अम्ल वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं, बताइए। हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा होगा? ऑक्सीजन जिसमें जुड़ा होगा तो वो क्या कहलाएगा, बताइए। सबल अम्ल नहीं होगा, दुर्बल अम्ल भी नहीं होगा, अम्ल जिसमें दे रखा है नहीं होगा, तनु अम्ल भी नहीं होगा, हाइड्रोक्सी जरूर होगा।
देखिए हाइड्रासीड्स इसको लिखा हुआ है, अनोक्सी लिखा हुआ है। हाइड्रासीड्स का मतलब यहाँ पर OH से मतलब है। तो हाइड्रोजन के साथ जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये आपका OH आयन बनेगा। देखिए क्वेश्चन को कितना घुमा के पूछा गया है और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन इसमें ऑप्शन में उलझा दिया बच्चे को हाइड्रासीड्स करके या अनोक्सियमल। अनोक्सियमल का मतलब क्या है? OH है, यानी ये क्षार हो जाता है, या हाइड्रासीड्स भी इसको बोलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद है। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब की जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से शेयर भी जो कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तक के लिए जय हिंद जय जय भारत। भारत।